हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। हम रिग्रेशन मॉडल पढ़ने वाले हैं विद डमी वेरिएबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि ये डमी वेरिएबल क्या होते हैं। सो टू एनकाउंटर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने 4 टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़े थे। देयर वर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़े थे। एक तो आपका होता है रेशियो स्केल, सेकेंड वन इज इंटरवल स्केल, देन यू हैव ऑर्डिनल स्केल एंड नॉमिनल स्केल। अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 8 तक, हमने वो रेशियो स्केल के अंडर पढ़े हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। अब जो इस मॉडल में, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको सारे मॉडल रेशियो स्केल वाले ही मिले। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको दूसरे टाइप के वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं। सो दूसरे टाइप के वेरिएबल भी आपके मॉडल में इंक्लूड हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम नॉमिनल स्केल वेरिएबल बोलते हैं। जनरली 2 टाइप के वेरिएबल ही लिए जाते हैं, रेशियो स्केल और नॉमिनल स्केल इकोनोमेट्रिक्स में। एटलीस्ट बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में हम ये दोनों पढ़ते हैं। तो ये जो आपके वेरिएबल हैं नॉमिनल स्केल के वेरिएबल, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही डमी वेरिएबल बोलते हैं। ऑर्डिनल जो अब तक पढ़े हैं वो रेशियो स्केल थे, अब जो पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में दीज आर नॉमिनल स्केल। ये जो नॉमिनल स्केल वेरिएबल है इसको ही हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर वेरिएबल, इंडिकेटर वेरिएबल भी बोला जाता है। इन्हीं को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं क्योंकि कैटेगरीज डिफाइन होती है यहाँ पे, तो कैटेगोरिकल भी बोल देंगे। क्वालिटेटिव भी बोल देंगे, जहाँ पे आपको क्या इन्वॉल्व हो, क्वालिटी इन्वॉल्व हो, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसे। और हम इसे, जो फेमस नाम है इकोट्रिक्स में इसका, दैट इज डमी वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। सो नॉमिनल स्केल वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि नॉमिनल स्केल अगर हमारे मॉडल में हैं तो हम किस तरीके से उस मॉडल को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है, आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग दिस एज अ इक्वेशन β1 β2 xi प्लस ui, अब तक ये पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे yi वॉज, इसको क्या बोलते हैं हम, रिग्रेसेंट बोलते हैं, राइट, रिग्रेसेंट। और ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेसर। अब यहाँ पे बेसिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका, जो रिग्रेसेंट होता है, इज फ्रीक्वेंटली इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय रेशियो स्केल वेरिएबल। ये ज़रूरी नहीं है ये हमेशा आपका जो ये रिग्रेसर है ये रेशियो स्केल में ही होगा। रेशियो स्केल का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिमांड है, ठीक है, और डिमांड किन किन चीज़ से इम्पैक्ट हो रही है, वाई आपकी डिमांड है। डिमांड किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही है, डिमांड इनकम से हो रही है, आउटपुट से हो रही है, प्राइसेस से हो रही है, ठीक है, कॉस्ट है, हाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें रेशियो स्केल में आ जाते हैं क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं, दे आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डिमांड सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे ही डिपेंड करती है, क्वालिटेटिव पे भी तो डिपेंड कर सकती है। इट कैन ऑल्सो, ये जो आपका रिग्रेसर है ये नॉमिनल स्केल भी तो हो सकता है। नॉमिनल स्केल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल स्केल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका आ गया जेंडर। जेंडर की वजह से भी तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हैं तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट कौन ज़्यादा डिमांड करता है, ऑब्वियस सी बात है आपके फीमेल ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, राइट। तो यहाँ पे नॉमिनल, और उसको हम आप नंबर्स में नहीं डिफाइन कर सकते, वो आप एक क्वालिटी ही है। जेंडर इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो आपका क्या हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका कलर हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गई, आपका ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो गई। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, बहुत ऐसे एंडलेस चीज़ें हैं जो कि आपके क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएगी। तो मेनली द आइडिया बिहाइंड द डमी वेरिएबल इज़ कि आपको जो रिग्रेसेंट है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा रेशियो स्केल रिग्रेसर से ही क्या हो, इम्पैक्ट हो, उसमें नॉमिनल स्केल वेरिएबल भी आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं।
सो बेसिकली जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट मान लें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सैलरी डिसाइड करते हैं। हम ये कह रहे हैं फीमेल वर्कर्स को कम पैसा मिलता है एज़ कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम एक नॉमिनल स्केल लेके आ रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंडर। सो ये जो एग्जाम्पल हमने दिखाया यहाँ पे, तो सैलरी क्या हो गई आपकी, सैलरी रिग्रेसेंड हो गया। सैलरी जो है वो किस में है, रेशियो स्केल में है, उसको मेजर कर पा रहे हैं। वहीं रिग्रेसर आपका कैसा है, वो क्वालिटेटिव है, फीमेल है, मेल है, वो क्वालिटेटिव है। तो ये इस टाइप का जो मॉडल हम बनाते हैं इसको हम डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। अब ये जो आपके डमी वेरिएबल होता है, जिसको हम बेसिकली क्वालिटेटिव वेरिएबल बोल रहे हैं, जो आपका डमी है, डमी वेरिएबल जो है, ये डमी वेरिएबल आपका बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये सिर्फ दो चीज़ें इंडिकेट करता है, या तो प्रेजेंस या फिर उसकी एब्सेंस। किसकी एब्सेंस, उस क्वालिटी की, या तो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस उस क्वालिटी की। जैसे कि मैंने अभी क्या लिया था, आपका डमी मैंने लिया था जेंडर, ठीक है। जेंडर में आ गया फीमेल और मेल, फीमेल और मेल, ठीक है। तो अगर फीमेल है तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल का प्रेजेंस है, मेल का एब्सेंस है। मेल है तो फीमेल का एब्सेंस है, मेल का प्रेजेंस है। तो उसी तरीके से दो एट्रीब्यूट ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। दो कैसे, जेंडर में आ गया मेल और फीमेल। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप लो ब्लैक और वाइट कलर में, कैथोलिक नॉन कैथोलिक रिलीजन में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली ये सारे वेरिएबल्स आपके किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, दीज आर नॉमिनल स्केल वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इनको, नॉमिनल स्केल वेरिएबल्स बोलेंगे। और ये जितने भी वेरिएबल हैं इनको आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बोला जाता है। ये जनरली आपकी दो वैल्यूज़ लेते हैं, 0 एंड 1, जैसे बाइनरी में चलता है उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, आपकी दो वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे मैंने ना जेंडर डिफाइन किया, तो जेंडर में मैंने बता दिया, मैं जेंडर में 1 लिखूंगी अगर फीमेल है, ठीक है, डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हो उस तब की बात है, और 0 लिखूंगी अगर मेल है। तो ये जो आप क्वालिटेटिव नेचर है ये कैसे डिफाइन करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपने देखा है ना कंप्यूटर पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आपको कुछ ना कुछ नंबर्स तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और नंबर प्रोवाइड करने तो उसको, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, वो मशीन लैंग्वेज आपके, उसको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको वो इस टाइप की लैंग्वेज नहीं समझेगा, फीमेल मेल, तो उसको हम फीमेल और मेल के लिए क्या डिफ़ाइन करेंगे, दो नंबर्स डिफ़ाइन करेंगे। दीज नंबर्स आर 1 एंड 0। सो जैसे बाइनरी चलता है ये सेम उसी तरीके से चलेगा। सो अब बात करते हैं, तो 0 1 जो भी वेरिएबल्स आपके जो अज्यूम करते हैं 0 एंड 1 वैल्यूज़, उनको हम क्या बोलते हैं, वो आपके डमी वेरिएबल्स हैं। अब एक और इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन दें तो अब यहाँ पे जब भी आप मॉडल में डमी वेरिएबल्स को इंक्लूड कर रहे हो, तो डमी वेरिएबल को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे D2 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस UI। सो जब भी आप रिग्रेसेंट और आपके रिग्रेसर में डमीज आ रहे हैं, अब यहाँ पे एक डमी है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मॉडल आप स्टडी कर रहे हैं जो कि डमी वेरिएबल इंक्लूड कर रहा है, ऐसे मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं अनोवा। हमने अभी पीछे भी पढ़ा है अनोवा। सो सेम ही है, वहाँ पे हम डीज की जगह, डमी वेरिएबल की जगह क्या लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x1 x2 x3, वो भी अनोवा ही था। यहाँ पे D2 D3 D4 ले रहे हैं, इसको भी अनोवा ही बोलते हैं, कुछ अलग नाम नहीं है। अब ऐसा ही एक अनोवा मॉडल का हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जिससे हमें समझ आएगा हम डमी जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या रोल रहता है डमी बनाने का। लेट मी जस्ट इंपोर्ट माय फाइल। Yes, this is the example.
सो इस एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले समझना है कि हम किस तरीके से और कब कब डमी को क्रिएट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, आपको एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। दैट डेटा, उसको मैं डेटा भी पोस्ट कर देती हूँ। सो यू आर गिवन विद दिस डेटा, ये आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की ही बात की जा रही है इस एग्जाम्पल में। सो टेबल 9.1 जो है वो आपको डेटा दे रही है, किस चीज़ के ऊपर डेटा दे रही है? डेटा ऑन एवरेज सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर। इसका मतलब आपका जो वाई आई है वो क्या है? एवरेज सैलरी। किसकी एवरेज सैलरी? पब्लिक स्कूल टीचर की, पब्लिक स्कूल टीचर, ठीक है। तो जब भी कोई एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये डिफाइन कर देना चाहिए कि हमारा y क्या है, डमी वेरिएबल क्या है, x क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये चीज़ें तो पहले पता होनी चाहिए। सो टेबल 9.1 जो है आपकी वो क्या कर रही है? इट इज़ प्रोवाइडिंग यू अ डेटा ऑन एवरेज सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर। और ये कहाँ? 50 स्टेट्स में, और एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहाँ की स्टडी हो रही है ये, ठीक है। तो कितने एरिया टोटल आपके पास? टोटल एरिया आपका हो गया 51। तो दीज 51 एरिया, अब इन 351 एरियाज़ को क्या, देखो हमें एवरेज सैलरी देखनी है, और एवरेज सैलरी देखने के लिए हमने क्या किया? 51 स्टेट्स डिसाइड कर ली, 51 एरिया डिसाइड कर लिए, ठीक है। अब एरिया जो है आपका, हम ये कह रहे हैं बेसिकली मॉडल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक स्कूल के टीचर है ना, उनकी सैलरी जो है वो एरिया वाइज डिसाइड होती है। जैसे जनरली हम अगर हमारे यहाँ का एग्जांपल है तो हम ये कहेंगे कि जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, है ना, दिल्ली एनसीआर, वहाँ लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़, वहाँ कम मिलती है। तो रीज़न क्या हुआ यहाँ पे? एरिया का रीज़न हुआ ना, एरिया की वजह से आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे तो ज़्यादा सैलरी, और आप रूरल एरिया में रह रहे तो आपको कम मिलेगी। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एवरेज सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर, और ये डिपेंड करती है कि वो जो टीचर है वो किस एरिया में है, राइट। तो हमने ये जो 51 एरियाज़ हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे डमी वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखो आपका जो रिग्रेसेंट है वो एवरेज सैलरी है, और ये जो एवरेज सैलरी है इसका स्केल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको रेशियो स्केल में दिया गया है, नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं ना इसको। और ये जो एवरेज सैलरी डिपेंड किस पे कर रही है? एरिया पे डिपेंड कर रही है। और ये जो एरिया है आपका ये कैसा है? ये तो क्वालिटेटिव है, एरिया तो क्वालिटेटिव है, तो एरिया आपका हो गया डमी, ठीक है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज हैं इसकी भी। एक तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल, इसको नॉर्थ ईस्ट ही लेके चलते हैं, बार बार रिपीट। नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया आपका, इसमें 21 स्टेट्स हैं, ठीक है। साउथ है जिसमें 17 स्टेट्स हैं, और वेस्ट है जिसमें 13 स्टेट है, ओके। सो इतना एग्जाम्पल आई थिंक सबको क्लियर होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एवरेज सैलरी स्कूल टीचर की एरिया वाइज कितनी है, डिफ़र करती है नहीं करती, सेम है या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में जो कि हम इस इकोनोमेट्रिक मॉडल के थ्रू क्या करने वाले हैं? आंसर करने वाले हैं। सो सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इफ़ द एवरेज, हम ये जानना चाह रहे हैं, इफ़ द एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ द पब्लिक स्कूल टीचर डिफर्स अमंग 3 जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई तीनों एरिया में अलग अलग सैलरी मिल रही है क्या लोगों को, ये हम जानना चाह रहे हैं। सो जनरली अगर हमें निकालना हो, सिंपल अर्थमेटिक एवरेज निकालनी हो सैलरीज़ की, तो हम क्या करेंगे? देखो 21 आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 17 स्टेट्स हैं आपकी साउथ, और 13 स्टेट्स हैं आपकी वेस्ट, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट में जितनी स्टेट्स हैं, जितने भी स्कूल हैं, उनकी सैलरी का एवरेज निकाल लो, इसकी सैलरी का एवरेज निकाल लो, इनकी सैलरी का एवरेज निकाल लो। ये एक तरीका है इफ़ यू हैव होल द डेटा, ठीक है। सो जब आप ये एवरेज निकालोगे तीनों रीजन के, तो आपको एवरेज सैलरी ये मिल जाएगी। 49,000 है नॉर्थ ईस्ट की, 46,000 है ये, और ये वेस्ट की। अब ये नंबर्स हमें अलग दिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। देखो एक जगह 49 है, एक जगह 46 है, एक जगह 48 है। अब हमारा काम क्या है? ये तो हमें पता चल गया, एवरेज निकाल के स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बता सकते हैं ना, ऑन एवरेज भाई अलग अलग सैलरी है। तो यहाँ इकोनोमेट्रिक मॉडल का क्या काम है? हम क्यों इकोनोमेट्रिक्स में इतना बड़ा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं क्या ये नंबर जो है ये स्टैटिस्टिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से या नहीं। तो हम इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में चेक करेंगे कि स्टैटिस्टिकली क्या ये सही है
इनका कोई मोटिव है या नहीं है, इनका कोई इम्पैक्ट है भी या नहीं है मॉडल में, ये देखने की कोशिश करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे यहाँ पे। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने से पहले मैं तुम लोगों को वापस से चैप्टर नंबर 1 पे थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगी। चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। आपको मॉडलिंग करनी होती है ना, जब भी किसी भी मॉडल को बनाना होता है उसके पीछे एक स्टेप होता है। सबसे पहला होता है थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी। तो थ्योरी आपकी ये आ गई कि एवरेज सैलरी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ये थ्योरी आ गई। हमने डमी ये डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ द थ्योरी। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, उसके बाद होता है कि अब हमें एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हमने मॉडल बनाई। ये जो थ्योरी है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म देंगे और मैथमेटिकल के बाद इकोनोमेट्रिक फॉर्म देंगे जिसमें हम UI ऐड कर देंगे। तो हमने ये मॉडल बनाया विच इज़ YI इज इक्वल टू β1 प्लस β2 D2I प्लस β3 D3I प्लस UI, ये बना दिया। इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये समझ आ गया, यू कैन मेक एनी डमी वेरिएबल मॉडल। ज़रूरी नहीं है आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाए तो यही होगा, कोई भी एग्जाम्पल दे दूँ आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप क्या करते हो, मॉडलिंग कर रहे हो उसकी। तो YI सबसे पहले यहाँ पे क्या है, YI है आपका एवरेज सैलरी ऑफ द पब्लिक स्कूल टीचर इन स्टेट I, ठीक है, एवरेज सैलरी स्टेट, किस स्टेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 कैटेगरीज थी डमी में, 3 कैटेगरीज थी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। हमने क्या किया है, D2 देखो क्या है, D2 क्या बता रहा है, 1 लिखेंगे इफ़ द स्टेट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और 0 अदरवाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जिस स्टेट का डेटा लेने जा रहे हो, ठीक है, उस स्टेट का डेटा लेने गए वो नॉर्थ ईस्ट है, तो आप D2 की जगह 1 लिख दोगे। अगर कोई और स्टेट हुई तो क्या करोगे, D2 की जगह पे 0 लिख दोगे। वैसे ही 1 लिख दोगे कहाँ, D3 की जगह पे जहाँ D3 लिखा हुआ है, इफ़ द स्टेट इज़ इन साउथ, और 0 लिख दोगे अदरवाइज। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, जब D2 1 है, ठीक है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, और 0 है तो अदर में क्या, साउथ भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। D3 जब 1 है इसका मतलब साउथ, और 0 कब होगा, जब या तो नॉर्थ ईस्ट है या फिर वेस्ट है, ठीक है। अब अगर दोनों ही 0 है, D2 और D3 दोनों ही 0 है, इसका मतलब क्या है, D2 0 का मतलब नॉर्थ ईस्ट, D2 0 का मतलब नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है, ठीक है। D3 0 का मतलब साउथ भी नहीं है। जब नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, तो बचा क्या, वेस्ट। तो जब दोनों 0 होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वेस्ट की वैल्यू आएगी। ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अब ये समझाने के लिए पहले मैं टेबल समझाऊंगी। थोड़ी सी टेबल देखो कि हमने टेबल में किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की हैं। व्हाट डू वी हैव इन द टेबल, देखो सैलरी दी हुई है, स्पेंडिंग दी हुई है, D2 दिया हुआ है और D3 दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए स्पेंडिंग भूल जाओ, ध्यान दो। ये जो सैलरी आपकी ये Y है, ये जो D2 है ये क्या है, D2 1 अगर है इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, 0 है तो अदरवाइज कोई और होगी, ठीक है। D3 1 है तो साउथ और 0 है तो अदर, ठीक है। अब यहाँ देखो, मुझे डमी वेरिएबल देख के ये बताओ कि आपकी जो स्टेट है वो कौन सी में आ रही है। देखो जैसे कि यहाँ पे D2 लिखा हुआ है 1 और ये है 0, ठीक है। सो ये जो कनेक्टिकट है ये किस में आ रही होगी, कनेक्टिकट नॉर्थ ईस्ट में आ रही होगी, राइट, नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से देखो 1 0 नॉर्थ ईस्ट, ये सारी नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में, ये यहाँ तक क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ तक की सारी जो D2 की वैल्यूज़ हैं वो 1 है और D3 0 है, ठीक है। उसके बाद अलबामा, ये हो गया। नेक्स्ट देखो ये अलबामा में ये 0 है, D2 0 है, D2 0 का मतलब अदरवाइज कोई और स्टेट है, और D3 1 है, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है। ये सारी वैल्यूज़ किसकी है, साउथ की है। देखो ये कहाँ तक साउथ जा रहा है, यहाँ तक साउथ जा रहा है।
अब देखो 0 0 0 0 0 0 0 मतलब D2 भी 0 है और D3 भी 0 है। मैंने अभी बताया था जब D2 0 और D3 0 है उस केस में ये सारी की सारी स्टेट्स किसकी हो जाएंगी, ये सारी की सारी स्टेट हो जाएगी आपकी वेस्ट की। सो तीन टाइप की ही चीज़ें हैं ना, तीन ही टाइप के। अब देखो अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी, कितनी कितनी स्टेट है। देखो नॉर्थ ईस्ट में 21 हैं, 17 13, आप अगर काउंट करोगे तो ये आपको यही मिलेंगे 21 13 17। सो आई होप ये डमी देखना समझ आ गया होगा कि ये डमी कैसे टेबल में कैसे दिखेगा। तो टेबल में ये इस तरीके से दिखेगा। ये आता कैसे है टेबल में, जब आप SPSS सॉफ्टवेयर में डेटा पुट करते हो तो वहाँ ना आप एक असाइन करते हो वैल्यूज़ कि अगर आपकी कोई स्टेट नॉर्थ में तो 1 आ जाएगा, साउथ में तो 0 आ जाएगा, 0 0 आएगा, दोनों तो क्या है वेस्ट में है। तो ये सारी चीज़ आपको टेबल में देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मेन काम क्या है, ये दिस बेसिकली हमने यहाँ पे अब ये समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टास्क है वो ये है, जब हमारे पास मॉडल आ चुका है तो हम क्या करते हैं, अनोवा एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज़ अनोवा एनालिसिस? इसका मतलब हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहते हैं किसके बीच में, क्वांटिटेटिव रिग्रेसेंट और क्वालिटेटिव डमी। व्हाट इज़ दिस? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अनोवा मॉडल में हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एक तो क्या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस किसके बीच में चेक कर रहे हैं, रिग्रेसेंट एंड ये रिग्रेसेंट कैसा है आपका, क्वांटिटेटिव है और रिग्रेसर ये कैसा है, क्वालिटेटिव है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अनोवा ही है बट द डिफरेंस हियर इज, डिफरेंस ये है कि आपको जो रिग्रेसेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है इसमें, और रिग्रेसर जो है वो कैसा है, क्वालिटेटिव या डमी है। तो हम यहाँ पे अनोवा मॉडल की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करने वाले हैं। सो जनरली हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, देखो अब तक जो हम मॉडल पढ़ते थे ना, yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui, यहाँ पे ये जो β2 होता था ये बताता था x में चेंज आने की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है, ये बता रहा था। लेकिन यहाँ व्हेन वी आर डूइंग अनोवा मॉडल इन केस ऑफ डमी, तो यहाँ ये क्या बताता है, बेसिकली दे आर यूज टू कंपेयर द डिफरेंस इन द मीन। यहाँ पे देखो अनोवा मॉडल डमी के केस में आपको क्या बताता है, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर differences in the mean value of two categories। दो कैटेगरीज के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे हमने कैटेगरीज क्या लिए हैं, एरिया लिए हैं, राइट। एरिया 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सो यहाँ पे क्या बताया जाएगा, यहाँ पे ये बताया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट की एवरेज सैलरी कितनी है, साउथ की एवरेज सैलरी कितनी है और वेस्ट की एवरेज सैलरी कितनी है, और उनके बीच में डिफरेंस कितना है वो बताया जाएगा। अभी हम वापस से मॉडल पढ़ेंगे, देन यू विल गेट इट कि किस तरीके से क्या चीज़ें निकलेंगी, बट दिस इज़ द मेन क्रक्स। अब आगे करते हैं, आगे हमें क्या करना है, हमने मॉडलिंग बना ली। अब आगे है कि हम किस तरीके से बेसिकली जो मॉडल है हमारा, ये हमें क्या बता रहा है। ये जो मॉडल अभी हमने निकाला है yi इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 d2i प्लस β3 d3i प्लस ui, ये मॉडल है। ये मॉडल हमें क्या बता रहा है ये देखने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा जो ui है इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। जब हमारी ये OLS की अजम्पशंस फॉलो करता है तो उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। सो वी विल टेक एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ yi, जहाँ पे हम d2i को ले रहे हैं 1 और d3i को ले रहे हैं 0। पहले ये एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब जहाँ D2 लिखा हुआ है वहाँ 1 लिखेंगे और जहाँ D3 लिखा हुआ है वहाँ 0 लिखेंगे,
सिंपल। तो ये वैल्यू जब हम डालेंगे देखो तो बीटा 1 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बीटा 2, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई क्या, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बता रही है आपको, ये आपको बता रही है मीन सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स कौन से एरिया में, कौन से एरिया की बात हो रही है, मैंने अभी बता दिया कैसे डिफाइन करना है। जहाँ D2 1 है और ये 0 है, इसका मतलब किस एरिया की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। इन नॉर्थ ईस्ट में एवरेज सैलरी, मीन सैलरी पब्लिक स्कूल के टीचर्स की कितनी आएगी, बीटा 1 प्लस बीटा 2, जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी वो। दूसरा अगर देखें हम, जब आप एक्सपेक्टेशन लेते हो YI की, ठीक है, D2I को आप लिखो 0 और D3I को आप लिखो 1, ठीक है। अब क्या आएगा देखो, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1, तो बीटा 1 आ जाएगा, इसको यहाँ नीचे लिखती हूँ, बीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1 है तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा 3 हो जाएगी। ये क्या बता रहा है हमें, देखो यहाँ बीटा 1 प्लस बीटा 2 आया था, यहाँ बीटा 1 प्लस बीटा 3 आया है। ये हमें बता रहा है मीन सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर इन दी साउथ। बताया था मैंने अभी, जब D2 0 और D3 1 है, इसका मतलब साउथ की बात हो रही है। अच्छा, अब मुझे नॉर्थ ईस्ट पता चल गया, मुझे साउथ पता चल गया, वेस्ट कैसे पता चलेगा। मैंने तो 2 ही चीज़ें इंक्लूड करी थी, D2 और D3, लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो, जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू में दोनों को 0 लोगे, D2 को भी 0 लोगे और D3 को भी 0 लोगे, उस केस में आपको मिलेगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ 0, ये पूरा 0, ये 0, तो ये पूरा 0, सिर्फ बचेगा बीटा 1। ये आपको क्या बता रहा है, दिस इज शोइंग यू मीन सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स इन द वेस्ट। ये वेस्ट की बात हो रही है। तो मेरे पास तीनों रीजन्स की एवरेज सैलरी आ गई। देखो, जो हमने पुराना मॉडल पढ़ा था उसमें बीटा 2, बीटा 3, बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन अलग थी। डमी वेरिएबल में ये कुछ और ही बता रहे हैं। देखो, ये मीन सैलरी निकालने में काम आ रहा है, राइट। अभी और डिफरेंस देखेंगे और ये क्या बताता है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपसे अगर मीन सैलरी पूछी जा रही है तो आप हमेशा इसी तरीके से यूज़ करेंगे, किसका, रिग्रेशन रिजल्ट्स का, और इसको शो करेंगे। अब आपके पास रिग्रेशन आ गया, ये मैंने ना आपको वैल्यूज़ बता दी। अब हमने ये मॉडल लिया, वी हैव दिस मॉडल, व्हेन वी हैव दिस मॉडल, अब इसको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अगला काम क्या होता है, आपको डेटा दिया हुआ है, देखो यू हैव दिस डेटा, यू हैव द इक्वेशन। आप क्या करोगे, अब इसको रिग्रेशन एनालिसिस करोगे विद द हेल्प ऑफ जो भी आपको सॉफ्टवेयर होता है, जैसे SPSS, SPP है, इसकी हेल्प से आप इसको एस्टिमेट करोगे। तो व्हेन यू एस्टिमेट यू विल गेट दिस, I'll show you the results। ये आपको कभी भी ना मैन्युअली नहीं करना है, या तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, हाँ, ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। दिस इज़ द एस्टिमेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले अगेन थोड़ा सा समझो कि क्या चीज़ें क्या दी हुई हैं। YI आपका क्या है, YI इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको रिग्रेशन बोलते हैं। ये किस स्केल में है, रेशियो स्केल में है। ये आपका क्या दिया हुआ है, बीटा 1 दिया हुआ है, ये बीटा 2 दिया हुआ है, ये बीटा 3 दिया हुआ है। ये आपको स्टैंडर्ड एरर दिए हुए हैं, बीटा 1 का स्टैंडर्ड एरर, बीटा 2 का स्टैंडर्ड एरर और बीटा 3 का स्टैंडर्ड एरर। ये आपको T वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, और ये आपको P वैल्यूज़ दी हुई हैं। स्टार हमेशा आपको क्या बताएगा, याद रखना, पढ़ना आना चाहिए मॉडल। स्टार हमेशा क्या बताएगा आपको, P वैल्यूज़ दी हुई हैं आपकी, ये P वैल्यूज़ हैं सारी। R² दिया हुआ है आपको, दैट्स इट। अब हमारा काम है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना। मेन काम जो है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन का है। इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करोगे, देखो, अब सबसे पहले तो हमें मीन सैलरी पता है इन द वेस्ट कितनी है। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ, एक बार इसको देखो, पहले यहाँ देखो, वेस्ट की मीन सैलरी बीटा 1 के बराबर,
साउथ की मीन सैलरी बीटा 1 प्लस बीटा 3, नॉर्थ ईस्ट की कितनी है बीटा 1 प्लस बीटा 2, राइट। अब यहाँ इस मॉडल के थ्रू बताना हो तो कैसे बताएंगे, सबसे पहला हमें पता है मीन सैलरी किसकी, मीन सैलरी इन वेस्ट किसके बराबर होती है, बीटा 1 के बराबर होती है। बीटा 1 कितना दिया हुआ है, इतना, तो ये हमारी मीन सैलरी हो जाएगी ऑन एवरेज, ठीक है, ये आपकी मीन सैलरी हो गई। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैं मीन सैलरी किसके निकाल दूंगी, मीन सैलरी बाकी दो कैटेगरीज जो उनकी भी बहुत इजीली निकल जाएगी, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड देना। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या आता है बीटा 1 प्लस बीटा 2, दोनों की वैल्यूज को प्लस कर दो, इसका मतलब 48,015 में प्लस कर दो क्या, ये 1524 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 49539 डॉलर, ठीक है। उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट मीन सैलरी इन साउथ। साउथ के लिए क्या आता है, बीटा 1 में प्लस कर दो बीटा 3, बीटा 1 कितना है 48014, अब यहाँ पे प्लस है बट साइन देखो नेगेटिव का है, इसका मतलब माइनस होगा, माइनस 1721, आंसर क्या आ जाएगा 46294। सो ये तो मुझे पता है, आई कैन ईजिली कैलकुलेट दिस। एक और चीज़ है, एक और जो कि आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगी, वो ये है कि वेस्ट की सैलरी इतनी है, ठीक है, बट नॉर्थ ईस्ट में जो टीचर्स हैं, अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे बीटा 2 क्या बता रहा है, यहाँ जब भी आप मॉडल में इस तरीके से मॉडलिंग करते हैं, सो आपकी एक बेंचमार्क कैटेगरी होती है, बेंचमार्क कैटेगरी है ये 48,000, ठीक है। अब आपको ये देखना है, देखो वेस्ट में तो सैलरी इतनी है, ठीक है, अब आपको बताना है नॉर्थ में सैलरी कितनी है, नॉर्थ में सैलरी इतनी है, लेकिन ये क्या बता रहा है बीटा 2 आपका ये बता रहा है कि नॉर्थ में जो सैलरी है लोगों की वो कितनी ज़्यादा है, 1524 ज़्यादा है। सो नॉर्थ ईस्ट द टीचर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में वो 1524 रुपीज़ ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एज़ कम्पेयर्ड टू वेस्ट। तो अभी हम क्या कह रहे थे, हम कंपैरिजन ही करते हैं ना इसके थ्रू, यहाँ पे जो मॉडल है उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ देखो माइनस का साइन है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका मतलब साउथ में जो लोग हैं वो एज़ कम्पेयर टू वेस्ट कितना कम कमा रहे हैं, 1721 रुपये कम कमा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ में ज़्यादा कमा रहे हैं, साउथ में कम कमा रहे हैं, लेकिन किससे, बेंचमार्क कैटेगरी क्या है आपकी 48,000, क्लियर है। सो यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें इंटरप्रेट हो रही हैं क्लियर होगा। अगर मीन सैलरी निकालनी है तो इस तरीके से निकलेगी, अगर आपको डिफरेंस पूछ रहे हैं तो डिफरेंस के लिए आपको पहले एक बेंचमार्क कैटेगरी पता होनी चाहिए कि यहाँ इससे डिफरेंस बता रहे हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम, ये डिफरेंस बता रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मॉडल। अब एक और चीज़ है यहाँ पे जो बेसिकली आपको ये देखना है कि ये जो आपके स्लोप कोफिशिएंट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हमारे पास रूल होता है पी वैल्यू वाला, टी तो छोड़ जाओ, टी के लिए तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जनरली आपको मॉडल में अगर पी वैल्यू दी हुई है तो अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो आपके अल्फ़ा से ज़्यादा होती है तो आप रिजेक्ट करते हो नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और पी वैल्यू आपकी अगर लेस देन होती है अल्फ़ा से तो आप डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ कि नल हाइपोथेसिस है क्या, है ना। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, जब भी आप बात करो कि भाई ये दिस बीटा 2 ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब इसका जो ये नॉर्थ ईस्ट है एरिया है इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है वाई के ऊपर या नहीं आ रहा, ये चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें पी वैल्यू से पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये पी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.52% है, ये तो 0.52, अल्फ़ा हम क्या लेते हैं 5% लेते हैं, अल्फ़ा 0.05 हो गया और यहाँ पे पी वैल्यू कितनी आ रही है 0.52, कितनी ज़्यादा है। वेट आई हैव मेड अ मिस्टेक, ये हम टी के केस में लिखते हैं, सॉरी, यहाँ आता है लेस देन और यहाँ आता है ग्रेटर देन,
ठीक है। सो आपकी जो p वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ देखो ये उल्टा आ रहा है, तो इस केस में हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब जो हमारा एरिया है वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है फ्रॉम द मीन वैल्यू, ये हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि जितने स्लोप कोफिशिएंट हैं ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। देखो ये भी कितना ज़्यादा है अल्फ़ा से। सो दोनों ही आपके स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमें यहाँ से देखने को मिला है। क्लियर? ऑल दो यहाँ पे अभी इतना इसका रोल नहीं है, बट मैं सिग्निफिकेंट समझा रही हूँ कि हम पूरा प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं। प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले थ्योरी देखी, थ्योरी क्या कह रही है, उसके बाद हमने डमी वेरिएबल का मॉडल बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड नंबर पे उसको एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करने के बाद हमने इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की, एवरेज निकाल दी हर एक एरिया के, और लास्ट में हमने क्या किया, सिग्निफिकेंस चेक किया, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, किसके थ्रू, पी वैल्यू के थ्रू चेक किया। आपकी पी वैल्यू देखो ज़्यादा है, 0.52 इज़ ग्रेटर देन 0.05, तो ये इस केस में क्या होता है, डू नॉट रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब होता है जहाँ डू नॉट रिजेक्ट है, स्पेशली जब सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिकली दिस इज़ स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब एरिया का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। दोनों ही आपके स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, जो कि हम इन वैल्यूज से देख सकते हैं। दीज आर द पी वैल्यूज़, ये हमारी अल्फ़ा से ज़्यादा है दोनों ही पी वैल्यूज़। एवरेज अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो, आपकी बुक में एक फिगर दी हुई है इसी से रिलेटेड, वी डोंट नीड दिस आई थिंक, ठीक है। यस आई थिंक अब क्लियर होगा। मेन जो यहाँ से की टेक अवे क्या है इस एग्जाम्पल के, की टेक अवेज आपके पास ये हैं। सबसे पहले तो आपने क्या किया, डमी वेरिएबल, आपने क्या किया है, डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। डमी वेरिएबल क्या था आपका, डमी वेरिएबल यहाँ पे था एरिया। उस एरिया को हमने क्या किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। मॉडल में हमने 2 डमी वेरिएबल लिए, एक कैटेगरी, एक आपका बेंचमार्क ले लिया, ठीक है। बेंचमार्क हमने मान लिया वेस्ट, ठीक है, और बाकी 2 के लिए हमने डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें एवरेज सैलरी मिली तीनों एरियाज़ की, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने ये मान लिया D2 है और D2 1 रहेगा, ठीक है, अदरवाइज 0। इसके लिए हमने मान लिया D3 1 रहेगा, अदरवाइज 0, और इसके लिए हमने मान लिया D2 भी 0 रहेगा, D3 भी 0 रहेगा। इसके थ्रू हमें पता चल गया कि हमारी एवरेज सैलरी क्या होगी। इसकी जो एवरेज सैलरी है, सबसे पहले ये, इसकी एवरेज सैलरी हमारी β1 के बराबर होगी, इसकी एवरेज सैलरी β1 प्लस β2 के बराबर होगी, और इसकी एवरेज सैलरी β1 प्लस β3 के बराबर होगी। और ये जो बीटाज हैं ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SPSS और डेटा जो भी हमें गिवन होता है। सो दिस इज़ द मेन की टेक अवे। अब जब हम डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं सो हमारे पास क्या रहता है, हमें बहुत चीज़ें ध्यान में भी रखनी होती हैं। ऐसा नहीं कि डमी वेरिएबल आप कुछ बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करो, इंट्रोड्यूस कर दो मॉडल में। आपको बस ये तो समझ आ गया कि आपके मॉडल में एक वेरिएबल है क्वालिटेटिव जो कि इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको ध्यान रखनी है बहुत सारी चीज़ें जब भी आप डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, मॉडल में। सो कॉशन इन द यूज़ ऑफ डमी वेरिएबल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें ध्यान देने की जब भी कोई डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि गलती होने के चांसेस यहाँ बहुत रहते हैं। इतना इजी नहीं होता किसी डमी वेरिएबल को इंक्लूड करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है और ये ऐसे टिप्स पे होना चाहिए हमेशा। इफ़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, जैसे कि अभी हमारे पास क्या था, एरिया, ठीक है। इफ़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज़ m कैटेगरीज, ठीक है, m कैटेगरीज है अगर उसकी, तो हमेशा आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस m-1 डमी वेरिएबल। ये रूल है, ये रूल कहता है। जैसे कि अभी हमारे एग्जाम्पल में क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या था, एरिया था, राइट। एरिया को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो हमने कितने डमीज इंट्रोड्यूस किए थे, 2 ही डमी इंट्रोड्यूस किए थे। आपको याद होगा yi इज इक्वल टू β1
बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस ui। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास कितनी थी, 3 थी। जैसे यहाँ पे m कैटेगरी, m 3 कैटेगरी हैं, तो हमने 3 - 1 मतलब 2 डम इंट्रोड्यूस की। ठीक है, सो 2 ही किए ना, एक D2 और एक D3, ये रूल कहता है आपका। अगर आप ये नहीं करते हो, जितने आपकी कैटेगरी है उससे एक कम डमी वेरिएबल आप नहीं करते हो, देन यू विल फॉल इनटू अ ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप किस में फंस जाओगे आप, डमी वेरिएबल ट्रैप में फंस जाओगे। और ये जो डमी वेरिएबल ट्रैप होता है, इसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, दैट इज परफेक्ट कोलिनियरिटी की। परफेक्ट कोलिनियरिटी की, आपस में आपको 2 वेरिएबल क्या मिलेंगे, कोलिनियर मिलेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप नज़र आ जाएगा, मल्टी कोलिनियरिटी भी जिसको कहा जाता है। तो पर ये, और हमें पता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये हमने अजम्पशंस में पढ़ा था, परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें ये अवॉइड करना है, सो वी हैव टू फॉलो द रूल कि m कैटेगरीज अगर आपको दी हुई है तो आप कितने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, m-1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान रखना, क्वालिटेटिव वेरिएबल एक ही था, एरिया, उसकी कैटेगरीज 3 थी। ठीक है, सो कैटेगरीज की वजह से हमने क्या किया, एक कम कैटेगरी करके और वेरिएबल को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, डमी वेरिएबल को। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है वो ये है, द कैटेगरी, जिस कैटेगरी के लिए आप डमी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे हो, द कैटेगरी फॉर विच नो डमी वेरिएबल इज डिफाइंड, जिसके लिए कोई भी डमी वेरिएबल आपने असाइन नहीं किया है, उसको हम कहते हैं बेस वेरिएबल या बेंचमार्क। ठीक है, कंपैरिजन वेरिएबल या फिर रेफरेंस या फिर ओमिटेड, ये सारे नाम हैं इसके, ओमिटेड कैटेगरी। जैसे हमारे मॉडल में हमने क्या किया था, D2 का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, D3 का मतलब क्या है, साउथ, अदरवाइज 0। ठीक है, तो जब दोनों 0 थे, इसका मतलब हमने वेस्ट के लिए तो डिफाइन ही नहीं कराना था ना कोई भी, तो जब दोनों ही 0 थे उस केस में ये हमारा वेस्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या है, आप इसको बेस मान के बाकी चीज़ों से कंपेयर करोगे। जैसे हमारे एग्जांपल में जो वेस्ट था, वेस्ट की एवरेज सैलरी कितनी आई थी, बीटा 1। उसके बाद क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट की सैलरी कैसे निकाल रहे थे, इसमें ऐड करके बीटा 2। ऐसे साउथ की सैलरी कैसे निकाल रहे थे, इसमें ऐड करके बीटा 3। कंपैरिजन कर रहे थे ना हम कंपेयर कर रहे थे ना कि जो वेस्ट की सैलरी है, जो नॉर्थ ईस्ट की सैलरी है वो कितनी ज़्यादा है वेस्ट से, साउथ की सैलरी कितनी कम है वेस्ट से। तो इसको हमने क्या मान लिया, बेंचमार्क मान लिया। इसको बेस मान के हम बाकी सारे एरियाज़ का कंपैरिजन कर रहे थे। सो सेकंड क्या है, जिसके लिए कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा, वो हमारी बेंचमार्क कैटेगरी होगी। तीसरा जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो इंटरसेप्ट वैल्यू आएगी आपकी, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी, जो बीटा 1 है वो इंटरसेप्ट है ना, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है बीटा 1 की। ठीक है, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको क्या बताएगी, वो वैल्यू डायरेक्टली आपको मीन वैल्यू बताएगी। किसकी, मीन वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कैटेगरी। राइट, देखो बीटा 1 क्या था, एवरेज सैलरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एवरेज सैलरी ऑफ वेस्ट थी। और बाकी नॉर्थ ईस्ट के लिए हम क्या कर रहे थे, बीटा 1 में ऐड कर रहे थे बीटा 2। साउथ के लिए क्या कर रहे थे, बीटा 1 में ऐड कर रहे थे बीटा 3। राइट, लेकिन यहाँ बीटा 1 तो डायरेक्टली मॉडल में आपको ये कहीं नहीं दिखेगा एक साथ। मॉडल में आपको किस तरीके से दिखेंगी चीज़ें, yi इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस ui। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे देखो बीटा 1 आपको डायरेक्टली क्या बता देगा, मीन वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कैटेगरी। बाकी के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते बेसिकली। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, या फिर एक तरीके से प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं डमी वेरिएबल की, जो कोफिशिएंट आपके कोएफिशिएंट्स अटैच्ड हैं
टू द डमी वेरिएबल। जो कोफिशिएंट आपके डमी वेरिएबल के साथ अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। क्यों बोल रहे हैं, अगेन इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। बीटा 2 और बीटा 3 क्या है, आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जो आपके डमी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो बीटा 2 और बीटा 3 है। इनको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं इंटरसेप्ट की वैल्यू से ये वैल्यू कितनी डिफरेंट है। ये जो कोफिशिएंट आपको डिफरेंस ही तो बता रहे हैं। D2 क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनकी सैलरी बीटा 1 से कितनी ज़्यादा है, साउथ में जो लोग हैं उनकी सैलरी बीटा 1 से कितनी कम है। तो ये डिफरेंस बता रहा है इंटरसेप्ट से। ये जो कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट इज टेलिंग मी द डिफरेंस फ्रॉम इंटरसेप्ट, इसलिए इसको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट बोलता है। नाम में ही पूरा मीनिंग डिफाइंड है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट किसे बोल रहे हैं, बेंचमार्क कैटेगरी किसे बोल रहे हैं, कितने डमी वेरिएबल्स हमें इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी क्या कहती है नेक्स्ट आपकी, इफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज मोर देन वन कैटेगरी। इफ क्वालिटेटिव, जैसे कि अभी क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारा एरिया था, ठीक है। If a qualitative variable has more than one category, एक से ज़्यादा अगर कैटेगरी है आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल की, उस केस में आप बेंचमार्क किसको मानोगे, बेंचमार्क किसको मानोगे। जैसे हमने बेंचमार्क यहाँ पे किसको मान लिया, वेस्ट को मान लिया था ना, है ना। तो ये जो बेंचमार्क का है ये इट इज़ टोटली अप टू रिसर्चर। ये रिसर्चर के ऊपर है, उसको किसको बेंचमार्क माना है, किसके लिए डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हमारा एरिया था, ठीक है, एरिया में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। मैंने ये मान लिया वेस्ट को मैं बेंचमार्क कैटेगरी मान रही हूँ, इन दोनों के लिए डमी इंट्रोड्यूस कर दूंगी। अगर कोई और रिसर्चर है सपोज करो, वो क्या मान सकता है, वो कह रहा है मैं नॉर्थ ईस्ट को क्या करूँगा, नॉर्थ ईस्ट को मैं बेंचमार्क मानूंगा और साउथ और वेस्ट को क्या करना है, मुझे डमी बनाना है। अगर ऐसा केस है तो मेरे पास जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो बीटा 1 बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i, ये इसी तरीके से रहेगा, डिफाइन अलग हो जाएगा। D2i किसके लिए कर रही हूँ मैं, साउथ के लिए कर रही हूँ ना, इसका मतलब यहाँ 1 साउथ 0 अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट D3 किसके लिए कर दूंगी, वेस्ट के लिए कर दूंगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब 1 फॉर वेस्ट और 0 फॉर अदरवाइज। अब देखो अगर D2 भी 0 है और ये भी 0 है, इसका मतलब साउथ नहीं है वेस्ट भी नहीं है, बचा क्या, नॉर्थ ईस्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज़ माय बेंचमार्क। तो ये अप टू द रिसर्चर है कि उसको कौन सी कैटेगरी को बेंचमार्क लेना। ज़रूरी नहीं है जो हमने अभी एग्जांपल किया उसी तरीके से मुझे लेना है, मैं इसको भी बेंचमार्क मान सकती हूँ, मैं इसे भी बेंचमार्क मान सकती हूँ। बस यहाँ पे आपको डमी वेरिएबल किसी और के लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपको डमी वेरिएबल ट्रैप के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। डमी वेरिएबल ट्रैप कब होगा, जब जितनी कैटेगरी हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी कैटेगरी हैं आपकी उतने ही आप क्या कर रहे हो, डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस केस में आप डमी वेरिएबल ट्रैप में फंस जाओगे। बट इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस द मॉडल विद नो इंटरसेप्ट। बिना इंटरसेप्ट का मॉडल इंट्रोड्यूस कर दो, उस केस में आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा। जैसे कि yi इज इक्वल टू बीटा 1 D1i, बीटा 2 D2i, बीटा 3
D3 आए। अब देखो यहाँ पे क्या इशू आएगा, इशू तो नहीं, खैर इसकी इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे D1 का मतलब D1 इसका मतलब क्या है, वेस्ट, ठीक है। D21 का मतलब 0 अदरवाइज, ठीक है। D21 का मतलब नॉर्थ ईस्ट और D31 का मतलब साउथ। अब देखो सबके लिए ना, बाकी अदरवाइज 0 और बाकी ये, इस केस में क्या होगा, देखो जब आप D1 को 1 मानोगे और बाकी सबको 0, तो YI एक्सपेक्टेशन ऑफ YI निकालो। इन दैट केस क्या आ जाएगी, ये 0 ये 0, ठीक है। क्या बचेगा, β1। इसके लिए YI निकालो इस केस में, जब D2 1 है तो यहाँ 1 ये 0 क्या बचेगा, β2। एक्सपेक्टेशन ऑफ YI निकालो जब D3 1 है और ये 0 है तो क्या बचेगा, β3। सो यहाँ पे देखो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपके कोफिशिएंट है वही आई है, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे β1 β2 β3 वैल्यूज़ हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं, एवरेज सैलरी ही बता रहे हैं। एवरेज सैलरी, ये एवरेज सैलरी है किसकी, वेस्ट की, ये एवरेज सैलरी नॉर्थ ईस्ट की, ये एवरेज सैलरी है साउथ की। जबकि जो हमारा पुराना वाला मॉडल था जहाँ पे हमने इंटरसेप्ट टर्म को ऐड किया था, वहाँ पे हमें सिर्फ β1 बता रहा था वेस्ट की एवरेज, बाकी β2 आपको डिफरेंस बता रहा था, β3 और β2 आपको डिफरेंस बता रहा था कि β1 से कितना ज़्यादा या कितना कम है ये वैल्यूज़। सो डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा। जब हम मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद नो इंटरसेप्ट तो ये एवरेज आ जाएगी तीनों की, और जब इंटरसेप्ट के साथ ले रहे हैं तो हमें अलग चीज़ मिलेगी देखने को। बट हाँ, दिस कैन बी द सॉल्यूशन। अगर आप सेम कैटेगरी, जितनी कैटेगरी उतने ही डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो, तो इस केस में आप इंटरसेप्ट हटा दो तो आप डमी वेरिएबल ट्रैप के अंदर नहीं फंसोगे। इसका क्वेश्चन थियोरेटिकली भी बन सकता है, आराम से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है। सबसे पहले ठीक है बता दोगे आप क्या होता है कि जब आप कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल लेते हो और उसकी जो कैटेगरीज ले रहे हो, जितनी उसकी कैटेगरीज है उससे एक कम आपको डमी वेरिएबल लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यू विल फॉल इनटू अ डमी वेरिएबल ट्रैप, और जब आप डमी वेरिएबल ट्रैप में फंस जाओगे तो आपको मल्टीकोलिनियरिटी फेस करनी पड़ेगी। बट आप डमी वेरिएबल ट्रैप से बच सकते हो अगर आप नो इंटरसेप्ट मॉडल यूज़ करो, तो ये पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बस यहाँ पर डिफरेंस बताओगे कि यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या है विद इंटरसेप्ट और विदाउट इंटरसेप्ट वाले मॉडल में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब अगर ये पूछा जाए कि भाई आप कौन सा मॉडल इंट्रोड्यूस करोगे, किस मॉडल के साथ जाओगे आप, इंटरसेप्ट वाले के साथ या विदाउट इंटरसेप्ट वाले के साथ, तो देखो मोस्ट जो आपके रिसर्चर्स होते हैं ना वो विद इंटरसेप्ट वाले के साथ ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। क्योंकि उनको ज़्यादा क्यों होते हैं कन्वीनियंट, क्योंकि वहाँ से ना आपको डिफरेंस पता चलता है। अगर जैसे ये डिपेंड करता है कि किसी को डिफरेंस पढ़ना है या सिर्फ एवरेज से मतलब है, एवरेज से मतलब है तो विदाउट इंटरसेप्ट ले लेंगे, और अगर डिफरेंस के साथ पढ़ना है तो विद इंटरसेप्ट लेंगे। सो यहाँ पे इट इज़ टोटली अप टू द रिसर्चर, बट जनरली रिसर्चर जो है वो किसको यूज़ करते हैं, विद इंटरसेप्ट वाले मॉडल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि अच्छा यही है कि बेसिकली आप किस मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं आप विद इंट्रोड्यूस अ डमी introduce a dummy for each category and omit the intercept term। इंटरसेप्ट टर्म को ओमिट कर दो ये वाला, या फिर इंक्लूड इंटरसेप्ट टर्म and introduce m-1 category, m-1 dummy। सो ये आई थिंक क्लियर होगा। अगर मुझे डिफरेंस पढ़ना है तो ये वाला मॉडल, और अगर मेरा फोकस सिर्फ एवरेज पे है तीनों की तो ये वाला मॉडल। सो दीज आर द बेसिकली क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है डमी वेरिएबल क्रिएट करते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करना, फ्यू एग्जाम्पल्स आप ना खुद से बनाएं जहाँ पे वाई आई की साइड आप कोई नंबर लिखें और इधर आप कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल लें और उसकी कैटेगरीज बनाएं और उससे एवरेज निकालें, डिफरेंस निकालें।
जब आप खुद से 2-3 ऐसे एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लोगे देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि देयर इज़ नथिंग इन डमी वेरिएबल, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचना है इससे रिलेटेड, यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट ईजिली।